इसके अलावा घाना से क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और एनर्जी, इन सब पर समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने बताया कि घाना में क्रिटिकल मिनरल्स की इस पर बात हुई है और क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग के लिए भारतीय कंपनियां सहयोग करेंगी। अभी नई टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन का वर्चस्व है। साथ ही भारत घाना को वैक्सीन हब बनाने में मदद करेगा। 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर जोर दिया गया है। यानी जो चीन सोच रहा था कि अरे हम रेयर अर्थ पकड़ के बैठे रहेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स किसी को नहीं देंगे, वहां काम शुरू हो गया बॉस, कि कैसे खेला करना है। आप यह भी समझिए कि रणनीति के तौर पर घाना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफ्रीका में चीन भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने में लगा है। भारत चीन को टक्कर देते हुए अफ्रीकी देशों को कर्ज देने के मामले में दूसरे नंबर पर है। भारत अफ्रीका के लिए एक प्रमुख डिफेंस सप्लायर देश के रूप में भी उभर रहा है। अफ्रीकी संघ भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2030 तक अफ्रीका देशों तक निर्यात को दोगुना करने का टारगेट भी है। इधर पीएम मोदी अपनी कूटनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उधर भारत की बढ़ती ताकत चीन को चुभने लगी। चीन ने पहले रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर रोक लगाकर भारत की ग्रोथ को झटका देने का प्रयास किया। अब चीन की नई साजिश सामने आई है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब न बने, मेक इन इंडिया मुहिम कामयाब ना हो जाए और ज्यादा, इसके लिए चीन ने पूरी ताकत झोंक दी। खबर है कि चीन ने भारत में काम कर रहे सैकड़ों चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को वापस चीन बुला लिया है। ये सारे चाइनीज इंजीनियर और टेक्नीशियन भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के लिए काम कर रहे थे। इससे आईफोन के प्रोडक्शन पर सीधा असर पड़ेगा। चीन की इस हरकत का मकसद साफ है कि वो भारत की फैक्ट्री में प्रोडक्शन की रफ्तार रोककर दुनिया की नजर में यह साबित करना चाहता है कि सप्लाई चेन के मामले में भारत भरोसेमंद पार्टनर नहीं। फॉक्सकॉन से 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स लौट चुके हैं। सिर्फ मैन पावर ही नहीं, चीन ने ऐसे मशीनों की सप्लाई में भी देरी करना शुरू कर दिया है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। दरअसल अभी भी भारत के कई उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली भारी और मॉडर्न मशीनरी चीन से आती है और चीन अड़ंगा लगाता है तो हिंदुस्तानी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन पर सीधा इंपैक्ट पड़ सकता है। चीन तेजी से बढ़ते भारत की टांग खींचने में लगा हुआ है, लेकिन भारत ने भी चीन पर ऐसा पलटवार किया कि चीन तड़प उठेगा। अगले दलाई लामा को चुने जाने के मुद्दे पर भारत ने साफ कह दिया कि जो स्थापित व्यवस्था है उसी के मुताबिक उत्तराधिकारी चुना जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कहा कि तिब्बती बौद्ध धर्म के लीडर को ही उत्तराधिकारी चुनने का हक है, इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं है। कल ही तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहा था कि अगले दलाई लामा को चुने जाने में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। यह बात चीन को मंजूर नहीं है। चीन चाहता कि अगला दलाई लामा वही बनाए और चीन इसे इजाजत दे, लेकिन भारत ने भी क्लियर कर दिया कि तुम चीन बैठो साइड में, दलाई लामा जो कह रहे हैं उसको सुनो। मोदी के विदेश दौरे के बीच चीन साजिशें करने में जुटा है तो उधर खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान इधर उधर दौड़ा भागा घूम रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अजरबैजान पहुंच गए। अजरबैजान वो देश है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देता है। पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की की तिकड़ी बनी हुई है जो भारत के खिलाफ चालें चलती है। पाकिस्तान की वायुसेना का चीफ अमेरिका गया हुआ है। पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर के अमेरिका दौरे के बाद फिर से पाकिस्तान का कोई आर्मी अफसर अमेरिका गया है। पाकिस्तान में यह भगदड़ इसलिए मची है कि एक तो भारत उसे हर जगह मार रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में उसके पाले आतंकियों में ही कुछ आतंकी खुद पाकिस्तान की कब्र खोदने में जुट गए। पाकिस्तान में आए दिन बम फट रहे हैं। कल ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में एक बम धमाके में 4 सरकारी कर्मचारी मारे गए। इससे पहले पाकिस्तान के वजीरिस्तान में कार बम धमाका हुआ था, इसमें 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 2 दिन पहले पाकिस्तान के क्वेटा में भी बम धमाका हुआ, पुलिस थाने में हमला हुआ, बैंक में आग लगा दी गई। पिछले महीने जून में ही पाकिस्तान में 78 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान के पाले आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान में यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान सालों से जो आतंकवाद पाल रहा है वही आतंकवाद अब उसे बर्बाद करने में जुटा है। अपनी इस बर्बादी को देखकर भी पाकिस्तान हालांकि सुधर नहीं रहा। वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे उन आतंकियों को पाल रहा है जो आतंकवादी भारत को जख्म देने के लिए पाकिस्तान ने बनाए। ऑपरेशन सिंदूर में तो हाफिज सईद और मसूद अजहर के रिश्तेदार निपट गए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट शुरू होगा तो हाफिज सईद और मसूद अजहर को भी ठोकने का नंबर आ जाएगा। फिर से भारत की मार खाने का डर तो पाकिस्तान के अंदर है ही, क्योंकि आप देखिए कि जो बिलावल भुट्टो कल तक पानी पर खून बहाने की धमकी दे रहा था, वो बिलावल भुट्टो अब दोस्ती करने की बातें कर रहा है। यही बिलावल भुट्टो याद है ना, कैसे कहता था कि खून बहेगा, ये होगा, वो होगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं। शांति चाहते हो तो इसीलिए इसको बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का पप्पू कर, और हमारे यहां ओवैसी इसको तगड़े से रगड़ चुके हैं। शशीर थरूर ने भी इसकी क्लास लगाई थी, लेकिन पाकिस्तान को बेइज्जती की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अब उसे बेइज्जती का एहसास ही नहीं होता। वो सुन्न पड़ चुका है। कोई थप्पड़ भी मार के जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता, उसको लगता है ये तो नॉर्मल है, बेइज्जत होना कौन सी बड़ी बात। खैर,
वर्ल्ड डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है वो आपको बताया। अब आपको बताता हूं भारत की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। कोप भवन से बाहर आए केजरीवाल, मोदी को छोड़कर सीधे राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव के नए घर में ऐसा क्या है जो 2027 में योगी का गेम बिगाड़ देगा? यादव कथावाचकों के मुद्दे पर हंगामा मचाते अखिलेश यादव ने अपने घर की पूजा किससे कराई? मराठी ना बोलने वालों को पीटते राज ठाकरे के लोगों का नवभारत पर मराठी टेस्ट हुआ तो क्या रिजल्ट आया? अब ये पूरी पॉलिटिक्स समझाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिनों की विदेश यात्रा पर हैं और यहां भारत में 4 राज्यों में भयंकर पॉलिटिकल घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी को रोकने के लिए बने इंडी गठबंधन के तार अब खुलते जा रहे हैं। अब तो ऐसा माहौल हो गया है कि इंडी वाले एक दूसरे के खिलाफ खुल के तलवारें भांज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कांग्रेस तो कहीं पीछे छूटी हुई है। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल को साधने के लिए अपना नया आशियाना तक बना लिया। पीडीए के सहारे अखिलेश 27 के सपने बुन रहे हैं। वहीं दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल अब कोप भवन से निकलकर बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो कांग्रेस को ऐसा झटका दिया कि राहुल गांधी के पसीने छूट गए होंगे। केजरीवाल गुजरात चुनाव की तैयारी करने में लग गए जो कांग्रेस के होश उड़ा देगी। केजरीवाल बिहार में एंट्री करने की बातें कर रहे हैं। बिहार में तो वोटों के लिए भयंकर मारामारी ऑलरेडी मची हुई है। चुनाव आयोग पर तेजस्वी से लेकर कांग्रेस और ओवैसी निशाना साध रहे हैं। चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है उससे विपक्षी दल सन्नाटे में है। इसी तरह से महाराष्ट्र में हाशिए पर आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक होने जा रहे हैं। सोचिए राजनीति में क्या ना हो जाए। बीएमसी चुनाव में कहीं पार्टी का डब्बा ना गोल हो जाए, इसलिए राज और उद्धव मराठी कार्ड खेल रहे हैं। राज ठाकरे के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, मराठी भाषा के नाम पर खुल के मनमानी कर रहे हैं, पीट दे रहे हैं किसी को भी। लेकिन नवभारत पर जब हमने उनके लोगों से मराठी भाषा पर कुछ सवाल पूछे तो उनका जो ये भाषा का टेस्ट था उसका रिजल्ट क्या आया देखिएगा तो हैरान रह जाएगा। लेकिन ये तो इतना बवाल मचा है ना, बिना ट्रेलर देखे काम होगा। पहले ट्रेलर तो देखिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा। तो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। ये गलत है ना। ये पूर्वांचल का इलाका तो रिकॉर्ड बनाएगा ही बनाएगा। बीजेपी की जेब में या कांग्रेस। बहुत सारा माल है इसमें, पॉलिटिकल माल। तो शुरुआत सबसे पहले अखिलेश यादव की बात से करता हूं, जो 2027 में जीत का फॉर्मूला तलाश रहे हैं। पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ने अब नया दांव चला है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना नया आशियाना बना लिया है। ये जो शानदार आप आलीशान देख रहे हैं तंबू और जो घर आपको दिख रहा है, ये यही अखिलेश यादव का नया ठिकाना। ये आजमगढ़ से अखिलेश यादव पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे विधि विधान से अखिलेश यादव ने अपने इस घर और दफ्तर का गृह प्रवेश किया। ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले इटावा में कथावाचक कांड पर जमकर पॉलिटिक्स की थी। तब कहा था कि क्या यादव कथा नहीं सुना सकते। लेकिन जब अपनी बारी आई तो अखिलेश यादव ने काशी के ब्राह्मण से गृह प्रवेश करवाया। वो भी एक नहीं बल्कि 5 ब्राह्मणों से गृह प्रवेश करवाया। इसे पीडीए भवन कह रहे हैं। ना पूजा कराने वाला जो है कोई दलित था, ना कोई आदिवासी था। उन्होंने 5 ब्राह्मण बुलाए और पूजा कराई। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश किसी यादव से गृह प्रवेश की पूजा नहीं करवा सकते थे? सुनिए अखिलेश यादव के घर में पूजा करवाने वाले पंडित जी ने क्या बताया। हम ही ने कराया। अच्छा, आपका क्या? हम ही ने कराया है। अच्छा, कितने ब्राह्मण थे? हमारे पास 5 ब्राह्मण थे। पार्टी से मतलब नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, उपरेहित बनकर आया था और इनके बुलाने पर। दूसरी बात, वह इटावा की जो व्यवस्था है वो न्यायालय देख है, वह सरकार वहाँ की देख है, वहाँ ये उत्तर प्रदेश की कि कहाँ से क्या हो रहा है। अब इसके बारे में तो वो नहीं कहा। इसको तो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। ये गलत है ना। अब बताइए, अखिलेश यादव अपने घर की पूजा ब्राह्मण से करवा रहे हैं। लोगों को लगा था इतना हाल में विवाद हुआ है, पीडीए की बात करते हैं, किसी यादव को बुलाएंगे और पूजा पाठ कराएंगे। इसमें गलत क्या था? कराते एक अच्छी मिसाल पेश होती। लेकिन अखिलेश यादव जी जो हैं उन्होंने पूजा ब्राह्मणों को बुला के कराई। अखिलेश यादव दूसरों को जो बातें कहते हैं क्या उस पर खुद अमल नहीं कर सकते थे? अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने बागेश्वर बाबा पर आरोप लगाया था कि बागेश्वर बाबा कथा करने के लिए लाखों रुपए लेते हैं, अंडर टेबल पैसे लेते हैं और न जाने क्या क्या। लेकिन आप खुद के लिए आजमगढ़ में शानदार आशियाना बनवा लिया। अखिलेश यादव का यह घर आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है और पूरी तरह से मॉड्यूलर है।
आप देखिए अखिलेश यादव का यह घर 72 बिस्वा यानी करीब 2.25 एकड़ में फैला है। आजमगढ़ के अनवरगंज में यह घर बनाया गया है। घर का नाम अखिलेश यादव ने पीडीए भवन रखा है। घर को 2 मंजिल का बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर बड़ा सा मीटिंग हॉल है। फर्स्ट फ्लोर पर अखिलेश यादव रहेंगे। इस कैंपस के अंदर जनसभा भी हो सकती है। यानी अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो आजमगढ़ से पूर्वांचल की सीटों पर नजर रखेंगे और 2027 में जीत का रोड मैप तैयार करेंगे। और नया घर बनवाया, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जब आप दूसरों से कहते हैं कि बागेश्वर बाबा इतना पैसा लेते हैं, वैसे लेते हैं, अंडर टेबल लेते हैं, तो लोग पूछते हैं भाई आप पैसा लेते हैं, घर बनाते, किसी ने कुछ बोला? वो तो बाकियों की सामूहिक विवाह कराते हैं, गरीबों के लिए खाना खिलाते हैं, ये सब करते हैं। खैर, अखिलेश यादव को सुनिए गृह प्रवेश के बाद उन्होंने क्या कहा। इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। आजमगढ़ को ही अपना नया ठिकाना अखिलेश यादव ने क्यों बनाया, यह भी आपको बताता हूं। अखिलेश यादव की पार्टी यूपी के पिछले 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए वाला दांव चला था और अब इसी पीडीए वाली पॉलिटिक्स को अखिलेश यादव नए सिरे से आजमा रहे हैं। सत्ता में वापसी के लिए पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में 114 सीटें जीती और समाजवादी को मात्र 16 सीटें मिली थी। 2022 में बीजेपी की सीटें घटकर 86 हो गई और 2022 में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में 55 सीटें जीत ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को पूर्वांचल में 9 सीटें मिली, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने 12 सीटें जीती थी। इसी वजह से अखिलेश यादव पूर्वांचल पर फोकस कर रहे हैं। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से सपा के सांसद भी हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को अगर पूर्वांचल में बरकरार रख लेते हैं तो शायद 2027 में योगी आदित्यनाथ का जो विजय रथ है उसको रोक पाए। अखिलेश यादव तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कह रहे हैं कि 2027 में पूर्वांचल रिकॉर्ड बनाएगा। सुनिए अखिलेश यादव को। जो बीजेपी की तरह घबराहट दिखाई दे रही है, ये लग रहा है कि इस बार 27 में रिकॉर्ड बनने जा रहा है, रिकॉर्ड। ये पूर्वांचल का इलाका तो रिकॉर्ड बनाएगा ही बनाएगा। इस बार देख लेना, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक और सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक केवल पीडीए, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ही दिखाई देगी। यूपी में अखिलेश यादव नए नए फॉर्मूले खोज रहे हैं और अखिलेश यादव के प्लान ऑफ एक्शन में कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल की राजनीति में भी कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अब केजरीवाल एक बार फिर से एक्टिव हो रहे हैं। केजरीवाल ने गुजरात चुनाव को मिशन बना लिया है। वो गुजरात जो बीजेपी का गढ़ है, इसके बाद भी केजरीवाल लगे हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। गुजरात में केजरीवाल बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमले बोल रहे हैं। केजरीवाल ने गुजरात में एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है। केजरीवाल को एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल ने ऐसा क्या कह दिया कि राहुल गांधी परेशान हो गए होंगे। हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की उसके बाद उनको, कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। भाई केजरीवाल साहब ने तो खुला कह दिया इंडिया अलायंस वगैरह कुछ नहीं है, हमारी तरफ से खत्म है इंडिया अलायंस। और वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस गुजरात में हारती है तो बीजेपी डांटती है। केजरीवाल ये जान चुके हैं कि कांग्रेस का साथ लेने से उनको कोई फायदा हुआ नहीं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर भी केजरीवाल हार गए थे। तभी से केजरीवाल और कांग्रेस के बीच खटास आ गई थी। विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रही है। गुजरात में केजरीवाल इसलिए भी कांग्रेस पर हमलावर हैं जिससे वो कांग्रेस की जगह खुद को बीजेपी का विकल्प बता सके। गुजरात में पार्टी का प्रदर्शन भी ठीक ठाक ही रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। 2022 में आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट मिले थे। केजरीवाल तो गुजरात के मतदाताओं से खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं जी। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है और दोनों के बीच प्रेमी प्रेमिका वाला रिश्ता है।
सुनिए केजरीवाल को। बीजेपी की जेब में या कांग्रेस केवल और केवल बीजेपी की नौकरी करती है। मैंने कहा ये कांग्रेस और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये भाई बहन का रिश्ता है या ये पति पत्नी का रिश्ता है? आपको क्या लगता है? ये ना भाई बहन का रिश्ता है और ना ये पति पत्नी का रिश्ता है। ये प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है जो छुप छुप के मिलते हैं। यानी केजरीवाल कांग्रेस को ज्यादा धो रहे हैं रगड़ रगड़ कर, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें गुजरात में कांग्रेस की जगह लेनी है, उस गुजरात में जहां राहुल गांधी दावा हर बार कर देते हैं कि लिख के रख लो इस बार हम सरकार बनाएंगे। इधर महाराष्ट्र में भी गजब ही हो रहा है। मराठी भाषा और मराठी अस्मिता के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों को जोरदार झटका लगा था। राज ठाकरे तो जीरो पर चले गए। इससे उबरने के लिए अब फिर से मराठी भाषा का मुद्दा उछाल रहे हैं। यह मुद्दा इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ रैली भी कर सकते हैं। यानी पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से अपनी राजनीतिक जमीन बचाई जा सके। और इस चक्कर में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के ही कार्यकर्ता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, धमका रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी के पूर्व सांसद राजन विचारे के दफ्तर में मुंबई के व्यापारियों को थप्पड़ मारा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि व्यापारी मराठी नहीं बोल रहे थे। बताइए, फिर घूम फिर के बहुत पॉलिटिक्स किए और जीरो से ऊपर बढ़ने का कोई रास्ता क्या दिखा कि भाई लोगों को मारो कि तुम मराठी क्यों नहीं बोल पा रहे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के नेता खुद को मराठी भाषा का सबसे बड़ा समर्थक और प्रेमी बताने में लगे। लेकिन जब इन लोगों से मराठी भाषा को लेकर सवाल करो तो सारी पोल पट्टी खुल जाती। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता ने मराठी भाषा को लेकर कुछ सवाल क्या पूछे, वो लोग तो बचकर निकल गए। वहीं राज ठाकरे के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमारे संवाददाता को डराने की भी कोशिश की। देखिए राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं का मराठी टेस्ट और उसका रिजल्ट। पण मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो? मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो सांगा? मराठी भाषा दिन फेब्रुवारी में आहे. कधी केव्हा मराठीच विचारतो, मराठीत सांगा. सांगतो ना मी. कधी कधी आहे आपण? आता डेट मला माहिती नाही. तुम्ही मराठी असून तुम्हाला माहिती नाही मराठी भाषा दिवस केव्हा असतं ते? कुसुमाग्रजाचं आहे ना त्या टायमाला कुठल्या डेट काय सांगा? 22 की 24 तारखेला आहे. 27 ला असते. आणि महाराष्ट्राच्या राज्याची स्थापना कधी झाली? आता नहीं, आपल्याला महाराष्ट्र बद्दल माहित नाही. आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम, आपको मराठी भाषा के बारे में नहीं मालूम, तो आप अपने आपको मराठी का हितैषी कैसे बता सकते हैं? आप दूसरों को मराठी कैसे सिखा सकते हैं? मराठी भाषेत स्वतंत्र वर्ण किती आहे, स्वर किती आहेत, व्यंजन किती आहे? मी काय सांगतोय, हा मुद्दा कितीचा आहे आणि कितीचा नाही तो विषय नाहीये. तुम्ही आम्हाला मराठीचे प्रश्न विचारताय की मराठीची परीक्षा घेताय? परीक्षा घेतोय. कशासाठी? सांगा ना, किती प्रेम आहे, किती प्रेम आहे? तुम्ही आमची परीक्षा घेणारे कोण? परीक्षा घेणारे कोण आहेत? सवाल मराठी का है, सवाल महाराष्ट्र का है, जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं दे। ये है सच्चाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, जो मराठी सिखाने के लिए जा रहे हैं लेकिन उन्हें खुद को मराठी भाषा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में नहीं पता। तो ये है सच्चाई राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की। दूसरों को पीट रहे हैं, दूसरों से मराठी का टेस्ट ले रहे हैं, और इनसे पूछिए जवाब देते नहीं बनता तो कह रहे हैं तुम हमसे मराठी का टेस्ट कैसे ले सकते हैं? ये सबसे टेस्ट ले सकते हैं। खैर, चुनाव में जो टेस्ट होगा उसमें तो जीरो आता है, लेते रहिए पब्लिक का टेस्ट। पाठशाला में अब अगली क्लास। गोपाल तो निकला तजम्मुल, लेकिन उसके बाद कावड़ यात्रा को लेकर क्या नया बवाल मच गया है। हिंदुओं की पवित्र कावड़ यात्रा बहाना है, मोदी योगी के खिलाफ माहौल बनाना है, कैसे राज खुल गया है, अब इसका चैप्टर दिखाता हूं। 11 जुलाई से हिंदुओं की पवित्र कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। कावड़ यात्रा के दौरान हिंदुओं की आस्था से किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, इसके लिए कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों, होटलों और ढाबों को मालिकों के लिए कहा गया कि भाई सही नाम और पहचान बताने का आदेश दिया जा रहा है, बताइए। लेकिन सही नाम और पहचान बताने के इस फरमान को कुछ लोगों ने मोदी और योगी के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना लिया। अखिलेश यादव की पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी जैसे लोगों ने इस फरमान पर आसमान सिर पर उठा लिया। कावड़ रूट पर चेकिंग को सीधे सीधे पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी धर्म की आस्था से खिलवाड़ रोकने की कोशिश आतंकवाद हो जाती है क्या? या फिर कावड़ रूट पर सनातनी आस्था से खिलवाड़ के बड़े गेम प्लान का पर्दाफाश होने से कुछ लोग बौखला गए, क्योंकि जिस पंडित जी वैष्णव ढाबे पर चेकिंग को लेकर बवाल शुरू हुआ, उसकी हकीकत सामने आने पर विरोधियों की थ्योरी ही पलट गई। जिस गोपाल नाम के शख्स की पैंट उतरवाकर चेकिंग का आरोप लगा, वो गोपाल नहीं तजम्मुल निकला और उसके पैंट उतरवाने का कोई सबूत नहीं आया। जबकि कावड़ यात्रा में मुसलमानों की भागीदारी से न तो हिंदू संगठनों को दिक्कत है और न ही कावड़ यात्रियों को,
क्योंकि सालों से मुस्लिम कारीगर पवित्र गंगा जल ले जाने के लिए जो कावड़ है वो बना रहे हैं। मुस्लिम कारीगर कावड़ियों के लिए ड्रेस भी बना रहे हैं और बिना पहचान छुपाए मुस्लिम कावड़ियों के लिए शाकाहारी खाना भी बना रहे हैं। और भाई उनके बनाए कावड़ इस्तेमाल होते हैं, उनके बड़ा बनाए हुए ड्रेस इस्तेमाल होते हैं। यानी मामला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। मुसलमान तो सालों से कावड़ यात्रा में भागीदारी कर रहे हैं। मामला सीधा सीधा धोखाधड़ी का है। भाई नाम बताओ ना भाई। कावड़ जो बना रहे हैं हरिद्वार में लोग बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं, वो नाम छुपा के थोड़ी बना रहे हैं। जो ड्रेस बनाते हैं वो नाम छुपा के नहीं बनाते हैं। तो किसी को दिक्कत नहीं भाई, उसको पता है कि मैं शाहरुख से ले रहा हूं कि मैं जो है पांडे जी से ले रहा हूं, ले रहा है अपना। हाँ, आप बोलिएगा वैष्णो ढाबा है, उसमें गोपाल नाम बताइएगा, निकलिएगा तजम्मुल, तो भाई किसी को भी झटका लगेगा। संत और हिंदू संगठन भी अब सवाल उठा रहे हैं कि तजम्मुल का नाम बदलकर गोपाल रखना क्या हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है। पाठशाला में कावड़ यात्रा पर छिड़े घमासान की पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन जो हो रहा है पहले देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। वो उग्रवादी स्वयं होंगे, इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को उग्रवादी कहा। पूरे भारत के मुसलमान चिंतित हैं इस मामले को लेकर के। जो हम हैं वो बताना बुरा नहीं। कावड़ यात्रा को एक ढाबे की चेकिंग को लेकर जो बवाल शुरू हुआ और उसके बाद हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, उसकी पूरी सच्चाई हमने कल पाठशाला में आपको बताई थी। ये गोपाल नहीं तजम्मुल है, हमने आपको बताया था। मुजफ्फरनगर के जिस पंडित जी वैष्णो ढाबे पर हिंदू संगठन की चेकिंग के दौरान समाजवादी पार्टी और ओवैसी ने पैंट उतरवाकर चेकिंग के आरोप लगाए, उसकी सच्चाई भी खुद पीड़ित बताए जा रहे शख्स ने सबको बताया कि कैसे उसका नाम तजम्मुल से बदलकर गोपाल रखा गया। अब आप खुद सोचिए, अगर तजम्मुल गोपाल बनकर पंडित ढाबा चलाए और पहचान छुपाकर कावड़ियों को खाना खिलाए तो क्या इसे सही ठहराया जा सकता है? लेकिन बवाल तो मचाना था तो मचा दिया, क्योंकि भाई मुसलमानों का वोट चाहिए। माहौल बना दो कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, चेकिंग करने वालों को आतंकवादी ठहराया जा रहा है। इसमें अखिलेश यादव की पार्टी के नेता सबसे आगे। कल एसटी हसन ने ढाबों की चेकिंग करने वालों की तुलना आतंकियों से की। आज सपा नेता रविदार मेहरोत्रा भी इसी लाइन पर बोल रहे हैं। आप दोनों को सुनिए, फिर कावड़ यात्रा को लेकर हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को सेट करने वालों की पोल खोलने वाली तस्वीरें दिखाऊं। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने समाजवादी पार्टी सबसे तेजी से आगे लग गई लाइन में कि साबित कर दें कि पैंट उतरवाया गया था, मुसलमानों को टारगेट किया गया। जबकि ना तो पैंट उतरवाया गया और ना ही किसी को टारगेट किया गया, बल्कि जो लोग झूठ बोल रहे थे वो सामने आ गए। ऐसे लोगों को कावड़ यात्रा के बारे में या तो पूरी जानकारी नहीं है, या पीएम मोदी और सीएम योगी के विरोध में वो इस बारे में जानना नहीं चाहते या लोगों तक बात पहुंचने नहीं देना चाहते। ऐसे लोगों को कावड़ यात्रा के रूट से आई इन तस्वीरों को भी देखना चाहिए। पहली तस्वीर मेरठ की है, जहां मुस्लिम कारीगर कावड़ बना रहे हैं और वो इस काम को इस बार नहीं बल्कि पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। कभी किसी कावड़िए ने या हिंदू संगठनों ने इस काम का विरोध नहीं किया। यह भी कभी नहीं कहा कि मुसलमान के बनाए कावड़ पर जो पवित्र गंगा जल है वो हम लेकर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये मुसलमान ने बनाया है, उनको धोखा नहीं दिया जा रहा है, ये पता है उनको। दूसरी तस्वीर देखिए, सहारनपुर में मुस्लिम कारीगर कावड़ियों के लिए ड्रेस तैयार कर रहे हैं और ड्रेस बनाते वक्त सनातनी आस्था के सम्मान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहां से पूरे देश में कावड़ियों की ड्रेस सप्लाई होती है। कावड़िए इन कपड़ों को खरीदते भी हैं और पहनते भी हैं। वो भी ये जानते हैं कि मुस्लिम कारीगरों ने तैयार किया है, तो फिर वहां भी धोखा नहीं है, तो सब मामला ठीक चल रहा है। खुद कावड़ बनाने वाले और कावड़ियों के लिए ड्रेस बनाने वाले मुस्लिम कारीगर भी मानते हैं कि उन्होंने कभी अपनी असली पहचान छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुनिए एक बार। आपको कावड़ बेचने में जो कावड़ी होते हैं उनको पता है कि आप मुस्लिम हैं? इन्हें सब पता है, बातचीत होती है फोन पे,
सब उन्हें मालूम है, मगर हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो कभी के आपको पहचान छुपाने की नहीं, नहीं हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं है। ये लगभग हमारा 2010-11 का काम है। तो अच्छा लगता है भाई ये तो देखो जी, हम सेवा कर रहे हैं कबड्डी में, इसमें अच्छा बुरा लगने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आप लोग मुस्लिम है और ये ड्रेस बनाते हैं, किसी तरीके का फतवा या कोई ना जी, इस बारे में हमारे यहाँ कुछ नहीं है भाई। कोई किसी ने आपत्ति आज तक करी नहीं, 11-12 साल हो गए काम करते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आज तक किसी ने कहा ये काम ना करो। बल्कि हमें इस पर थोड़ा सा वो रहे भाई, इस पर भगवान लिखा हुआ, पैरों मारता है, वेस्ट गिरती है, थोड़ा इसके रहते हैं, हम इसे इधर उधर पैरों मार नहीं देते। यानी सीधा सा हिसाब है भाई, आप मुसलमान हो, काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बता के करो ना। एक और तस्वीर देखिए, हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके की तस्वीर। इस इलाके से होकर ही कांवड़िए पवित्र गंगा जल लेकर देश के अलग अलग हिस्सों के लिए निकलते हैं। यह मुस्लिम इलाका है और यहां कई मुस्लिम ढाबे भी हैं, लेकिन किसी ढाबा मालिक ने अपनी असल पहचान छिपाने की कभी जरूरत महसूस नहीं की। देखिए, लिखा है रिजवान टी स्टॉल। इस इलाके के सभी ढाबा मालिकों का कांवड़ यात्रा के लिए एक अघोषित नियम है कि वो अपने ढाबे में शुद्ध शाकाहारी खाना बनाते हैं, ताकि कांवड़ियों की आस्था को किसी तरह की चोट न पहुंचे। हरिद्वार के ऐसे ही एक मुस्लिम ढाबे से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, ये जो ढाबे का नाम है वो नूर है, यानी ये सभी इलाके में मुस्लिम ढाबे हैं, ज्यादातर सारे मुस्लिम ढाबे। अब इसमें नई बात क्या है, इस खबर में नई बात क्या हो जाती है, जब कावड़ का सीजन चलता है, मेला चलता है और कावड़िए यहाँ से निकलते हैं तो इनका मेन्यू कार्ड बिल्कुल बदल जाता है। अब इन्हीं से बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब कावड़ मेले की शुरुआत हो रही है तो क्या आप हिंदू भाइयों के लिए क्या करते हैं? सादा खाना बनता है सर। क्या क्या बनता है? मटर पनीर, छोले, दाल, कड़ी पकौड़ा, ये चीजें बनती है सर। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए नाम और पता बताने की गाइडलाइन पर राजनीति करने वालों पर संत समाज भी सवाल उठा रहा है। बाबा बागेश्वर ने पहचान छुपाने वालों की तुलना कालनेमी राक्षस से की, तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी सपा नेताओं को निशाने लेते हुए कह रहे हैं कि जो हिंदुओं को उग्रवादी कह रहा है वो खुद उग्रवादी होगा। सुनिए दोनों को। जो हम हैं वो बताना बुरा नहीं, पहली बात। छिपाना क्या, फिर अपनों से क्या छिपाना, क्षणिक स्वार्थ के लिए फिर क्या छिपाना। दूसरी बात, जब इतने कांड चल रहे, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, तो और सतर्क और सावधानी की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है। तीसरी बात, आतंकवादी तो नहीं, पर इतना हम कह सकते हैं कि ये सब कालनेमी, जो हैं कुछ और, दिखा कुछ और है। वो कोई भी हो, किसी भी धर्म या मजहब का, किसी भी मजहब का हो या धर्म का हो, वो जो है और उसको ना दिखा करके जो नहीं है वो दिखावा कर। उग्रवादी स्वयं होंगे, इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को उग्रवादी कहा। इनके कारनामे ऐसे है। सपा का जो है, सपा ने हमेशा हिंदू के हित के लिए काम नहीं किया है, हमेशा सनातन का विरोध किया है, सनातन को डुबाने का काम किया है, सनातन को मिटाने का प्रयास किया है। जो लोग कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान छुपाकर आस्था से खिलवाड़ करने वालों का बचाव कर रहे हैं, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि खुद मुसलमान भी धार्मिक यात्राओं के दौरान सख्त नियमों का पालन करते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र तो हज यात्रा ही है। हज यात्रा पर जाने वाले पुरुषों को एहराम यानी बिना सिले सफेद कपड़े पहनना जरूरी होता है। एहराम पहनने के बाद कुछ चीजें जैसे बाल काटना, झगड़ना, परफ्यूम लगाना, शिकार करना वर्जित माना जाता है। हज यात्रा के दौरान शराब और तंबाकू जैसी चीजें ले जाने की सख्त मनाही होती है। हज यात्री के पास ऐसी चीजें मिलना गंभीर अपराध माना जाता है। यही नहीं, गैर मुसलमानों को मक्का और मदीना के पवित्र हिस्सों में जाने की अनुमति तक नहीं होती। तो कोई इसका तो विरोध नहीं करता कि भाई हिंदू वहां क्यों नहीं जाएगा। भाई उनके अपने नियम है, उनको फॉलो करना चाहिए। जो कांवड़ यात्रा कर रहा है, कांवड़ लेके जा रहा है, उसको पता होना चाहिए कि भाई वो कहां खा रहा है, क्या कर रहा है, इसमें बुराई क्या है। लेकिन चल रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा बचाने वाले को कुत्ते ने काटा, उसके बाद तड़प तड़प कर ऐसी मौत हुई जो रुला देगी। कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज और उसकी दर्दनाक तड़प से बचना है तो यह चैप्टर मिस मत कीजिएगा बॉस। अगर आपका कोई अपना दर्द से तड़पता रहे, छटपटाता रहे, तड़प तड़प कर दम तोड़ दे और आप कुछ ना कर पाएं, तो वो पल सोचिए कितना दर्दनाक होगा। नेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर ब्रजेश सोलंकी के परिवार ने इन दर्दनाक पलों को झेला है। आप तस्वीरें देखिए।
बाप रे बाप, कलेजा फट जाएगा। यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसमें ब्रजेश दर्द से तड़प रहा है और उसके परिवार वाले कुछ नहीं कर पा रहे। ब्रजेश को रेबीज हुआ है जिसने उसकी जान ले ली। ब्रजेश ने तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। ब्रजेश की मौत सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि चेतावनी है कि कुत्ते के काटने को कभी हल्के में मत लीजिए। अगर एक बार रेबीज की बीमारी हो गई तो बाप रे बाप, ऐसी तड़प होगी, लोग कहते हैं मौत तय हो जाती है। और यह मौत चुपचाप नहीं आती, इंसान तड़प तड़प कर मरता है। आखिर ब्रजेश को रेबीज कैसे हुआ था, आप जानेंगे तो रो पड़ेंगे। रेबीज का मरीज इस तरह तड़प तड़प कर दम तोड़ता है जिसका वीडियो देखकर ही रोना आ जाए। आप सोचिए कि ब्रजेश को इस तरह तड़प तड़प कर मरते देखना उसके परिवार वालों के लिए कितना दुखदाई रहा होगा। आप ये वीडियो देखिए, इसमें ब्रजेश जमीन पर अपने पिता की गोद में सिर रखकर तड़प रहा है। यह घटना उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के फराना गांव की है। 19 साल का ब्रजेश सोलंकी स्टेट लेवल कबड्डी खिलाड़ी था। ब्रजेश प्रो कबड्डी लीग में भी सिलेक्ट हो चुका था, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही ने उसकी जान ले ली। 2 महीने पहले नाले में गिरे पिल्ले को देखकर ब्रजेश का दिल पसीज गया। उसने नाले से पिल्ले को निकालकर उसकी जान बचाने की कोशिश की। नाले से निकालने के दौरान उसी कुत्ते के बच्चे ने, पिल्ले ने ब्रजेश को काट लिया, लेकिन ब्रजेश ने इसे अनदेखा कर दिया और रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगवाए। वहीं से मामला खराब हो गया। कुछ हफ्तों के बाद ब्रजेश के शरीर में रेबीज के लक्षण दिखाई देने शुरू हुए। उसे घबराहट होने लगी, पानी से डर लगने लगा। परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार सुनिए ब्रजेश के भाई ने क्या बताया। अलीगढ़ में जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, उसने इस चीज की पुष्टि की। मैंने कही थी, मैं डॉक्टर साहब पानी पीने में भैया थोड़ा सा हिचक रहो और थोड़ा सा डर रहो, इसमें पानी नहीं पिया जा रहा। तो उन्होंने तुरंत ही देखते ही कहा था कि मुझसे बोले आप कौन हो। मैंने कि भाई हूं मैं इसका। किसी पागल बंदर ने खाया या पागल कुत्ते ने खाया। ये महीने 2 महीने या साल 2 साल पहले। इसको बहुत जल्दी या तो अलीगढ़ मेडिकल लेके जाओ या दिल्ली लेके जाओ। ब्रजेश की मौत एक अलार्म है, क्योंकि अगर एक बार रेबीज हो जाए तो मौत का चांस 100% होता है। इसके बावजूद पूरी दुनिया में रेबीज से सबसे ज्यादा मौतें भारत में ही होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल रेबीज से दुनिया भर में करीब 15,000 लोगों की मौत होती है, जिनमें से 35% यानी 5,000 मौतें अकेले भारत में होती हैं। इसलिए ब्रजेश इकलौता नहीं है जिसकी जरा सी लापरवाही ने उसकी जान ले ली। उत्तर प्रदेश के ही गाजियाबाद में 2 साल पहले रेबीज से 14 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एम्बुलेंस के अंदर तड़पते बच्चे को देखकर हर किसी का कलेजा कांप गया था। अपने बच्चे को तड़पता देख उसके पिता कुछ नहीं कर पा रहे थे और फिर बच्चे ने पिता की गोद में दम तोड़ दिया था। इंटरनेट पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की अस्पताल के बेड पर तड़प रही है। उसके मुंह से लार निकल रही है। वो इतनी बुरी तरह छटपटा रही है कि उसे बेड पर रस्सी से बांधा गया है। कहा गया कि यह वीडियो भी रेबीज से पीड़ित लड़की का है। रेबीज के बारे में एक आम धारणा यह भी है कि रेबीज से पीड़ित व्यक्ति कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगता है, भौंकने भी लगता है। दरअसल रेबीज वायरस डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। रेबीज से संक्रमित व्यक्ति उत्तेजित और भ्रमित होने लगता है, जिसकी वजह से वो पानी या दूसरी चीजों को देखकर डरने लगता है। अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालने लगता है। कई बार ये कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज लगती है। रेबीज के मरीजों के मुंह से लार निकलने लगती है क्योंकि वो उसे निगल नहीं पाते। ये सब नर्वस सिस्टम फेल होने की वजह से होता है, लेकिन लोग समझते हैं कि रेबीज का मरीज मरने से पहले कुत्ता बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। आमतौर पर लोगों को लगता है कि रेबीज सिर्फ कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं। अमेरिका में चमगादड़ रेबीज का प्रमुख स्रोत है। लोमड़ी, सियार जैसे जंगली जानवर भी रेबीज फैला सकते हैं। बिल्ली और चूहे के काटने से भी रेबीज हो सकता है और बंदर के काटने से भी रेबीज संक्रमित हो सकता है। दरअसल रेबीज एक वायरस है जो संक्रमित जानवरों की लार के जरिए फैलता है, इसलिए सिर्फ काटने से नहीं फैलता। अगर कोई रेबीज संक्रमित जानवर किसी व्यक्ति के खुले घाव को चाट भी ले तो भी रेबीज हो सकता है। और इसलिए अगर कोई आपका घाव है, किसी कुत्ते ने, सुअर ने, बंदर ने मान लीजिए चाट लिया है, तो भी तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद